बात करेंगे ग्लोबल योगी की। ग्लोबल इसलिए क्योंकि फायर ब्रांड योगी की डिमांड अब देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ने लगी है। नेपाल में योगी योगी के नारे गूंज रहे हैं और सत्ता में बैठे केपी ओली के पांव कांप रहे हैं। पोखरा में विशाल रैली के दौर में जिस तरह योगी के पोस्टर्स लगे, योगी योगी के नारे लगाए गए, अब उन पर नेपाली प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम अपनी रैलियों में विदेशी नेताओं की तस्वीर नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन फैक्ट यह है कि जिस रैली में योगी के पोस्टर्स लगे वो धार्मिक रैली थी। सवाल यह है कि क्या हिंदुओं को भारत नेपाल में बांटना चाहता है, क्योंकि आपत्ति तो तब होती जब ये सियासी रैली होती। योगी आदित्यनाथ महंत हैं, गोरखनाथ पीठ का नेपाल से पुराना संबंध रहा है। फिर प्रधानमंत्री केपी ओली को योगी से आखिर कैसा डर सता रहा है? बड़े बड़े पोस्टर, योगी योगी के नारों की गूंज, भारत के बाहर पहली बार किसी फायर ब्रांड नेता का ये क्रेज दुनिया देख रही है। भला नेपाल की सत्ता सदमे में क्यों ना आती। हिंदू राष्ट्र की सालों से मांग करती नेपाल की जनता को फायर ब्रांड योगी के पोस्टर तो भा गए, लेकिन यही तस्वीर पीएम केपी ओली को चुभ गई। काठमांडू में बिना नाम लिए उन्होंने कहा हम अपनी रैली में विदेशी नेताओं की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सवाल ये कि जिस रैली में योगी के पोस्टर लहराए गए वो तो धार्मिक यात्रा थी। अब सवाल ये, क्या केपी ओली को हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी से कोई दिक्कत है? क्योंकि भारत हो या नेपाल, हिंदुओं के लिए योगी नेता बाद में है, महंत पहले। वैसे भी 81% हिंदू वाले नेपाल में योगी को एक कट्टर और आदर्श हिंदू नेता के रूप में देखा जाता है। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच दशकों पुराना संबंध है। नेपाल राज परिवार के लोग गोरक्ष पीठ को बहुत मानते हैं। पहले भी नेपाल के राज परिवार से जुड़े लोग इस पीठ में जाते रहे हैं, इसीलिए नेपाल के हिंदुओं में योगी का इतना क्रेज है। यानी नेपाल में योगी की डिमांड पर ओली का ऐतराज कहीं उन्हें भारी न पड़ जाए, क्योंकि एक तरफ नेपाल में राजशाही के वापसी की मांग उठ रही है, दूसरी तरफ नेपाल का 81% वोटर हिंदू है। दोनों ही रास्ते ओली को सियासी संकट की ओर लेकर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस दौरे पर है, जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, जहां उनका स्वागत बिल्कुल ठेठ बिहारी अंदाज में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी भले ही विदेशी दौरे पर हों, लेकिन उन्होंने जो संदेश वहां से दिया है उसकी चर्चा देश समेत पूरे बिहार में हो रही है। इतना ही नहीं, महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक संगीत से प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम किया, जिसकी उन्होंने तारीफ भी की। और आप जानते ही हैं, साल के अंत में बिहार में चुनाव है, तो हर बात को चुनाव से जोड़ा ही जाएगा। ये तस्वीर भारत से 5000 किलोमीटर दूर मॉरिशस की है। ये तस्वीर विदेश में भी फल फूल रहे भारतीय संस्कृति की है, जहां भोजपुरी संगीत से पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। बच्चों के चेहरे पर खुशी, हाथ में तिरंगा और जुबान पर भारत माता की गूंज। दोनों देशों के बीच बेशक महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हो रहे हों, लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे को मिशन बिहार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है, जो खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तभी तो पीएम मोदी ने भी भोजपुरी भाषा में इस शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मॉरिशस में यादगार स्वागत भई, सबसे खास रहल सांस्कृतिक जुड़ाव। ई सराहनीय बा की महान भोजपुरी भाषा मॉरिशस के संस्कृति में फलत फूलत बा और मॉरिशस के संस्कृति में जीवंत बा। दरअसल मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 52% हिंदू हैं और इनमें ज्यादातर बिहार से हैं। ऐसे में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का भोजपुरी भाषा में संदेश बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली के बाद पीएम मोदी का मिशन बिहार लॉक हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में 7 से 8 महीने का वक्त बचा है, लेकिन सियासत में अभी से धर्म युद्ध छिड़ चुका है, जिसके पीछे की वजह है बागेश्वर बाबा का हिंदू राष्ट्र वाला संदेश। हम चाहते भी हैं हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होवे, लेकिन सबसे पहले बिहार हिंदू राज्य हो जावे। बिहार की धरती से बाबा बागेश्वर का ये नारा बिहार में हिंदुत्व की अलग जगाने के लिए हो, लेकिन इसके पीछे का लबोलुबाद बेहद खास है। आज घोषणा करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा
तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। हाँ, पक्का है। हिंदू राष्ट्र के साथ बिहार को हिंदू राज्य घोषित करने के आह्वान पर बिहार की सियासत काफी गर्म हो चुकी है। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल बाबा बागेश्वर के बयान के समर्थन में है, लेकिन आरजेडी इसे पॉलिटिकल पैटर्न बता रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर विभाजन हुआ 47 में और मुस्लिम बंधुओं को पाकिस्तान मिल गया, तो बचा हुआ राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य है। एनडीए के लोग जब जब चुनाव आता है तब तक अपना टीआर चमकाने के लिए, लोग को बांटने के लिए वो किसी बाबा को, किसी दाई को लाने का काम करते हैं। उस बाबा दाई से बिहार की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री भले ही बिहार के गोपालगंज से कथा सुनाकर बागेश्वर धाम लौट गए हों, लेकिन बिहार की सियासत पूरी तरह से उनके हिंदू राष्ट्र वाले मैसेज के इर्द गिर्द घूमने लगी है। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही भाषा विवाद पर आज संसद में ठन गई। सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान के बाद से ही सियासी बवाल मचा हुआ है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। सोमवार को सदन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके की कड़ी आलोचना की थी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने डीएमके के लिए विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद विपक्ष फायर है। They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद से हंगामा मचा है। कनिमोझी और अन्य डीएमके सांसदों ने आज संसद में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच राज्यसभा में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री के बयान की निंदा की और उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। लेकिन हंगामा तब और बढ़ गया जब खड़गे को उपसभापति ने बोलने से रोका, तो उन्होंने ठोकने की बात कह डाली। एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोल दीजिए विषय पे हम लोग क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। कौन और माननीय जी को बोलना है? नहीं, बोलना है। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। सुना आपने, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ठोकने की बात कर रहे हैं। अब इस बयान पर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने पलटवार किया। अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सप्रेशन किया है, यह अति निंदनीय है। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो द वर्ड एंड द लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो अस्वीकार्य है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान और भाषा विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और सदन में सियासी पाराहाई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कांग्रेस के विधायक सांप लेकर सदन पहुंच गए और विधानसभा के बाहर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के युवाओं को सांप की तरह डस रही है और इसीलिए कांग्रेस विधायकों ने सांप लेकर विधानसभा में आज प्रदर्शन किया। गाड़ियों से एक एक कर उतारी जा रही ये टोकरी नहीं बल्कि सांपों का पिटारा है और इन पिटारों में हैं काले काले नाग। लेकिन सांपों का पिटारा हाथ में लिए इन शूरमाओं को सपेरा कतई ना समझिएगा, क्योंकि ये सभी कांग्रेस के विधायक हैं जो काले काले नागों को लेकर विधानसभा पहुंच गए और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सरकार से मांगे एक तरफ, सरकार का विरोध भी एक तरफ, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि कांग्रेस के इन बाहुबली विधायकों को क्या सांपों से डर नहीं लगता? तो भैया इसका जवाब ये है कि ये सांप ही नकली हैं, लेकिन प्रदर्शन बिल्कुल असली। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक टोकरी में नकली सांप लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार पर रोजगार के मामले में सांप की तरह कुंडली मारकर बैठने और युवाओं को डसने का आरोप लगाया। मोहन यादव सरकार इस प्रदेश के युवाओं को नहीं सोच रही, तो हम कह रहे हैं कि ये बीजेपी युवाओं को डस रही है, प्रदेश के युवाओं को डस रही है। बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने का अनोखा तरीका निकाला। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने सांप और तख्तियां लेकर रोजगार के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। तमाम जगह खाली पड़ी है, तमाम पद खाली पड़े हैं, लेकिन ये सरकार भरने का नाम नहीं ले रही और युवाओं को डसने का काम कर रही है। इसलिए आज हम सब युवाओं के समर्थन में, बेरोजगारों के समर्थन में ये सरकार को जगाने का काम करने आए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार युवाओं को नौकरी के नाम पर सांप की तरह डस रही है और खाली पड़े सरकारी पदों पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी है। इटावा में अखिलेश यादव के बनाए गए केदारेश्वर मंदिर को लेकर उत्तराखंड में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड ब्राह्मण महासभा ने अब इस मंदिर के स्ट्रक्चर को लेकर नाराजगी जाहिर की है और इस मंदिर के स्ट्रक्चर को बदलने की ही मांग कर डाली है।
अगर आप भी इन तस्वीरों को देखकर इसे केदारनाथ मंदिर समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। ये उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर नहीं बल्कि उसी मंदिर की तर्ज पर बना यूपी के इटावा का मंदिर है। अब ये तस्वीरें देखिए, एक है उत्तराखंड का केदारनाथ धाम का मंदिर और दूसरा है इटावा में बनाया गया मंदिर जिसे केदारेश्वर मंदिर का नाम दिया गया है। केदारनाथ मंदिर की पूरी कलाकृति हूबहू इटावा के इस मंदिर में उतारी गई है। अखिलेश यादव की तरफ से इटावा में बनाया गया ये मंदिर अब पूरी तरह से तैयार हो गया है, लेकिन इस मंदिर को लेकर उत्तराखंड में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड ब्राह्मण समाज ने इसका विरोध किया और इस मंदिर का स्ट्रक्चर बदलने की मांग की है। जैसे मंदिर हमारे केदारनाथ है उसी तरह का उसका जो स्ट्रक्चर्स है वो बनाया गया है और उसी जैसे हमारे यहाँ शिवलिंग है केदारनाथ में, उसी नादिया बैठे हैं उसी तरह सेम उतनी ही आकार का बनाया गया और शिवलिंग भी उतने ही आकार का उतना ही बड़ा बनाया गया है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है तो ज्योतिर्लिंग होना उसका दूसरा मंदिर कहीं मान्य नहीं है। ब्राह्मण समाज ने इस मंदिर को लेकर उत्तराखंड सरकार को कई पत्र भी भेजे हैं, जिन पत्रों को सरकार ने यूपी सरकार को भेजा है। जो भी पत्र हम लोगों को दिए गए हम लोग उस पत्रों को वहाँ की सरकारों को अग्रसातित करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण होना था, लेकिन भारी विरोध के बाद जिसका नाम परिवर्तन करना पड़ा। देश में आए दिन कहीं न कहीं महिलाओं पर अत्याचार की खबरें मिलती ही रहती हैं। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर अब जनता और नेता दोनों खुलकर सामने आने लगे हैं। राजस्थान के गवर्नर ने हरिभाऊ बागड़े रेपिस्टों के लिए सख्त सजा की मांग करते हुए नजर आए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रेपिस्टों के लिए ऐसी सजा की मांग की है जिससे समाज में डर पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई करनी चाहिए और रेप करने वाले को नपुंसक बनाकर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद ही महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ग्राफ गिरेगा। ऐसे जो दुष्कर्म करते लोग उसी को भी वही कायदा बनाए और उसको नपुंसक करके छोड़ देंगे तो किसी को शादी भी नहीं हो, मरे तक वैसा रहने पड़ेगा और फिर दूसरों को लगेगा गांव में ढूंढता रहेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भरतपुर आए थे और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर बात करते हुए उन्होंने ये रेप के दोषियों को नपुंसक करने की बात कही। रेप के दोषियों पर दिया राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राज्यपाल के इस बयान के बाद बहस तेज हो गई है कि क्या रेप के अपराधियों को इतनी कठोर सजा दी जानी चाहिए या फिर कानूनी प्रक्रिया को ही सख्त किया जाना चाहिए। दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को चुनाव विवादों पर घेरती नजर आ रही है। पहले महिला सम्मान योजना तो अब महिलाओं को होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सवाल पूछ रही हैं कि बीजेपी बताए दिल्ली की महिलाओं को होली पर मिलने वाला मुफ्त सिलेंडर कब मिलेगा, और इन्हीं सवालों में जिक्र 2500 रुपए की पहली किस्त का भी आ गया। क्योंकि बीजेपी भले ही महिला समृद्धि योजना का ऐलान कर चुकी हो, लेकिन इस योजना को धरातल पर उतारने में अब भी वक्त है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर वाले वादों पर फोकस कर चुकी है और एक के बाद एक सवाल दाग रही है। अब सवाल ये है कि मोदी जी की दूसरी गारंटी कि होली और दिवाली पर दिल्ली की हर महिला को एक फ्री सिलेंडर मिलेगा, क्या ये वादा भी एक जुमला साबित होगा, एक धोखा साबित होगा? आज देश भर के लोग भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की ओर देख रहे हैं। इन वादों को लेकर आम आदमी पार्टी पोस्टर वॉर भी शुरू कर चुकी है। पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल से फिल्मी पोस्टर के जरिए भी तंज कसा जा रहा है। दरअसल आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से कई लोक लुभावन वादे किए गए थे, जिस पर एक एक कर काम भी शुरू हो चुका है। गरीब महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, गर्भवती महिला को 21,000 रुपए, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर। ऐसे में अब बारी होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर वाले वादे को पूरा करने का है, जिसकी याद आम आदमी पार्टी अपने अंदाज में दिला रही है। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार ड्राइव चलाई जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार भी किया है और इन घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी चल रही है। 2 बांग्लादेशियों को सदर बाजार इलाके से और बाकी 3 को बाहरी जिले से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए ये सभी बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और उन्होंने अपने दस्तावेज भी बनवा लिए थे।
फार्मर्स के थ्रू हम लोगों को ये मालूम चला कि ये फादर सन दोनों हैं जो यहाँ नई बस्ती है, जो सदर बाज़ार का एरिया है, इसके अंदर रहते हैं और ये दोनों केबल ऑपरेटर का काम कर रहे थे यहाँ पे और इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे गिरफ्तार किया और अब इनकी डिपोर्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। दरअसल दिल्ली को रोहिंग्या मुक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल ड्राइव चला रही है। इसी कड़ी में लगातार झुग्गी और अवैध बस्तियों में वेरिफिकेशन किया जा रहा है। देखिए एक एक जो है यहाँ पर दरवाजे को खटखटाने के बाद में उनसे कहा जा रहा है बाहर आने के लिए। कुछ लोग जो है बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं और इसी के साथ ऊपर तक ये पूरा फ्लोर है और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो ड्राइव है दिल्ली पुलिस की चल रही है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने 28 फरवरी को ही दिल्ली पुलिस को रोहिंग्या नेटवर्क को ध्वस्त करने और दिल्ली में घुसपैठियों को बाहर निकालने का निर्देश दिया था। तभी से दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में होली के दिन नमाज की टाइमिंग पर अब विवाद खड़ा हो गया है। संभल के कुछ मौलाना मौलवी सवाल खड़े कर रहे हैं और इस बदलाव पर ऐतराज भी जता रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का यही वो बयान है जिसके बाद भाईजान भड़क चुके हैं। टाइमिंग बढ़ाने पर तर्क दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन की अपील से इत्तेफाक तक नहीं रखने की बात कह रहे हैं। हमें तय करना है कि नमाज किस बजे होगी, प्रशासन को तय करेंगे नमाज उस समय होगी। हाँ, जो हम तय करेंगे उस पे होगी, ये प्रशासन और पुलिस थोड़ी तय करेगी। या जो धर्मगुरु हैं, हालांकि मैं सारे धर्मगुरुओं का आदर करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपनी राय पेश कर सकते हैं, ऐलान नहीं कर सकते। ऐलान हम ही को करना है, हम 1-2 दिन में ऐलान करने वाले हैं। होली के दिन वक्त पर नमाज करने की जिद पर अड़े जफर अली को ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले पर भी गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि वक्फ बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन की तारीख बदल चुकी है। तो 13 तारीख की दी गई थी, उस वक्त भी हमारे जहन में नहीं आया था उस दिन होली का त्यौहार है या होली का दहन होने वाला है। तो अब हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं। हालांकि इन सबके तहत सीएम योगी के आदेश पर पूरे संभल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी खुद होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और अमन शांति का पैगाम दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान, होली और रमजान, बस इसी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। होली के दिन जुम्मे की नमाज है और इसीलिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले हम आपको योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान सुनवाते हैं, जिन्होंने कहा है कि जिसे रंग से दिक्कत है वो देश छोड़कर चला जाए। जिसे रंग नहीं पसंद है वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। हम तो कहते हैं उन्हें जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब तो है ना, ये तलवार से त्योहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए। इसी बीच योगी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने भी होली पर विशेष समुदाय को रंगों से बचने का अजीब तरीका सुझा दिया। होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। मंत्री रघुराज सिंह के बयान पर सियासत गर्म है। सपा कांग्रेस हमलावर है। इस बयान पर बीएसपी ने भी निशाना साधा है। लेकिन बलिया से फायर ब्रांड बीजेपी महिला विधायक केतकी सिंह ने एक और विवादित बयान देकर सियासत के रंग में भंग डाल दिया। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। दरअसल यूपी के बजट में बलिया को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला है। फंड अप्रूवल के बाद पहली बार केतकी सिंह बलिया आई और मीडिया से बातचीत में ये मांग कर डाली। अब बीजेपी विधायकों के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने पलटवार किया है। वहाँ की विधायिका कीर्ति सिंह जी ने जो बात कही है ये निहायत ही नासमझी, नादानी और अज्ञानता पर आधारित है। बहरहाल होली और रमजान को लेकर प्रशासन अलर्ट है ताकि त्योहारों के सीजन का रंग किसी तरह से फीका न होने पाए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तो होली पर सद्भावना का एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। होली से पहले शहर की मस्जिदें त्रिपाल से ढक दी गई हैं ताकि कोई रंग न डाल सके। यानी शाहजहांपुर के मुसलमानों ने पूरे देश को सौहार्द का एक गजब संदेश दिया है। सावधान भाईजान, आ रहे हैं लाट साहब। लाट साहब यानी होली पर जनता जिन्हें जूते मारते हुए 10 किलोमीटर लंबा जुलूस निकालती है। लेकिन समस्या ये है कि इस जुलूस के रूट पर कई मस्जिदें पड़ती हैं और रंग तो रंग है, कौन किधर डाल दे कोई अंदाजा नहीं रहता। एक है कि कोई आदमी वो जो है रंग ना डाले, एक लड़ाई झगड़ा उससे महफूज रहता है, ये अच्छी बात है।
होली पर मस्जिदों पर रंग ना पड़ने पाए और हिंदू मुस्लिम एकता में खटास न आए, इसके लिए पुलिस के अनुरोध पर मुस्लिम समाज ने बड़ी पहल की है और जिले की करीब 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। आप देख सकते हैं ये शाहजहांपुर की मस्जिद है जिसे पूरी तरीके से तिरपाल से ढक दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हमेशा ऐसा होता है कि कुछ अराजक तत्व हैं जो धार्मिक स्थलों पर अक्सर रंग फेंक दिया करते थे, जिसके बाद ये पुलिस ने एहतियातन ये कदम उठाया। शायद इन तस्वीरों से पूरे यूपी के मौलानाओं काजी को कुछ सीख लेनी चाहिए। भाईचारे की जो मिसाल शाहजहांपुर के मुस्लिम समाज ने पेश की वो हर कट्टरपंथी के लिए आईना है, फिर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। आपने लोगों की किडनैपिंग सुनी होगी, कार, बस, प्लेन को हाईजैक होते हुए सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान में पूरी की पूरी ट्रेन ही अगवा हो गई। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों घुटनों पर आ गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने धादर में जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा कर लिया है। 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया है। 6 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है, जबकि ट्रेन में 450 के करीब यात्री मौजूद हैं। BLA ने शहबाज सरकार और मुनीर की फौज को वार्निंग दी है कि कोई भी कार्रवाई हुई तो लाशें बिछा दी जाएगी। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। हथियारबंद विद्रोही और कब्जे में पूरी ट्रेन। किसी भी लोकतांत्रिक देश से ऐसी तस्वीर, जरा सोचिए अंजाम क्या होगा। हाईजैक हुई ट्रेन पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी, तभी उस पर हमला हुआ। अगवा ट्रेन नाम जफर एक्सप्रेस है, जिसमें 450 से ज्यादा यात्री हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बंधक बनाया है और सैन्य हस्तक्षेप पर 150 से ज्यादा यात्रियों को मारने की धमकी दी है। जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनमें पाकिस्तानी सेना और अन्य संस्थाओं के सेवारत कर्मी शामिल हैं। ट्रेन की हाईजैकिंग का ऑपरेशन BLA की फिदाई यूनिट मजीद ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है, जिसे BLA के स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड और फतेह स्क्वाड और BLA की खुफिया शाखा जराब का समर्थन प्राप्त है। इस खबर के बाद शहबाज और मुनीर दोनों सदमे में हैं। अब तक पाकिस्तानी सेना बंधकों को छुड़ाने का जवाबी हमले की कोई रणनीति नहीं बना पाई। सवाल ये है, क्या एक ट्रेन फिर से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा देगी? क्या पाकिस्तान से बलूचिस्तान के अलग होने का वक्त आ गया है या अंजाम कुछ और होगा? पाकिस्तान का शहबाज ब्रांड अब विदेशों में भी बेइज्जती कराने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। अब तो आलम यह हो गया है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है और अमेरिका ने शहबाज के राजदूत को अपने एयरपोर्ट से ही ऐसे वापस रिपोर्ट कर दिया है जैसे कोई सड़क छाप नेता अमेरिका में घुस गया हो। जरा सोचिए, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि उनके राजदूतों तक को अमेरिका में एंट्री नहीं मिल पा रही है। एहसान वगान नाम का ये राजदूत तुर्कमेनिस्तान में तैनात हैं और निजी यात्रा पर ये अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी डिप्लोमेट की इतनी भी इज्जत नहीं कि उन्हें किसी देश में एंट्री मिल पाए। आटा, दाल और तेल के लिए जूझती शहबाज सरकार के लिए शर्म से डूब मरने लायक खबर है। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अमेरिका में ब्रांड शहबाज छाप की जो बेइज्जती हुई, यकीनन पाकिस्तान ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। के एहसान वगान तुर्कमेनिस्तान में नियुक्त पाकिस्तान के राजदूत हैं। एक निजी यात्रा पर वो अमेरिका जा रहे थे, लेकिन वैध वीजा होने के बावजूद लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। यानी पाकिस्तानी पत्रकार भी अब ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती है, लेकिन अभी ये ट्रेलर है शहबाज छाप की, अभी तो और धज्जियां उड़नी बाकी हैं। मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावों को लेकर देश भर में विवाद बढ़ रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा में भी मामला गरमाया हुआ है। संभल में मुस्लिम बहुल्य इलाके में मंदिर में मिला है, लेकिन मस्जिद में मंदिर ढूंढने को ASI के पूर्व डायरेक्टर को के मोहम्मद को सिविल वॉर का खतरा सता रहा है। आजकल हर रोज कहीं न कहीं मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर और हिंदू संस्कृति के प्रमाण मिल रहे हैं। इस बीच बाबरी मस्जिद का सर्वे करने वाले आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद ने बड़ा बयान दिया है। हिंदुओं को जो वही रुकना चाहिए, हर मस्जिद के पीछे नहीं जाना चाहिए। हर मस्जिद के पीछे जाएंगे, बहुत सारे जन्म मस्जिद मंदिर और भी है जो मस्जिद में कन्वर्ट किया है। यानी ASI के पूर्व डायरेक्टर मान रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो मस्जिद में मंदिर ढूंढना कहाँ गलत है और इससे सिविल वॉर कैसे शुरू हो सकता है? सिविल वॉर हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस तरीके से प्रॉब्लम जो ना और ज्यादा क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया तो जाहिर सी बात है उसे उसके पुराने स्वरूप में बदला जाए। तो मस्जिदों के नीचे हम लोग मंदिर खोज नहीं रहे, मिल रहे हैं। इसका मतलब पहले से थे वो, वहाँ मस्जिद नहीं थी।
खुदाई के बाद हिंदुओं के मंदिर और देवी देवताओं के अवशेष मिल रहे हैं, यानी वो जगह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही है। मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर के अवशेष मिलने से साफ है कि मंदिर को ध्वस्त कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश में पहले ही योगी की पुलिस, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के डर से अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। उस पर भी उत्तराखंड की पुलिस उत्तर प्रदेश में आधम की 70 गाड़ियों और 300 पुलिस वालों का काफिला लेकर, लेकिन वो कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। उत्तराखंड पुलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी गिनते जाइए क्योंकि यहाँ पूरी 70 गाड़ियों का काफिला है। 3 IPS, 300 पुलिस वाले, 70 गाड़ियों का काफिला। जिसने भी देखा दंग रह गया। सब यही कुछ पूछ रहे थे, आधी उत्तराखंड पुलिस आखिर यूपी में कौन सा ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही है। उत्तराखंड पुलिस का हुजूम जब लोकल पुलिस ने देखा तो वो भी दंग थे। ना यूपी पुलिस को कोई खबर, ना भनक, सीधे छापेमारी। उधम सिंह नगर की पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कस्बे में पहुंची है। इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय थाने या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नहीं दी गई थी। उत्तराखंड पुलिस की ये रेड ड्रग तस्करों के खिलाफ थी ताकि ड्रग नेक्सस को नेस्तनाबूद किया जा सके। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति से, किसी मकान या किसी परिसर से किसी अवैध मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जो 16 व्यक्ति हिरासत में लिए गए थे उनमें से 15 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। यानी जितने पकड़े लगभग सब बेगुनाह निकले। सिर्फ एक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उत्तराखंड पुलिस आई तो ऐसी थी जैसे किसी जंग पर जा रही हो। होंगे या पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाएंगे, वो ले आके गाड़ी में बैठाएंगे। क्या नाम है तेरा? मुशीद। सवाल सिर्फ एक ही बात पर उठ रहा है कि उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस को खबर क्यों नहीं दी, और छापेमारी को फिल्म की तरह शूट करना भी कई सवाल खड़े करता है। मऊ हिंसा पर जी न्यूज की ग्राउंड पड़ताल और पुलिस की FIR में कई सनसनीखेज सच जो है वो सामने आए हैं। सबसे पहले खुलासा ये है कि दंगे का प्लान सुनियोजित था, ऐसा FIR में लिखा हुआ है। खुलासा नंबर 2, लोकल लोगों ने दावा किया कि दंगे के पीछे सिमी और PFI जैसे प्रतिबंधित संगठन शामिल हैं। खुलासा नंबर 3, मस्जिद के रास्ते पर जुलूस निकालने पर दंगा भड़का क्योंकि शहर काजी कह रहे हैं कि किसकी परमिशन से इस रूट पर जुलूस निकला। इसके अलावा मस्जिद पर सुतली बम फेंकने के दावे की भी हवा निकल गई। जी न्यूज की ग्राउंड पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। हमको तो अब ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश में रह रहे, पाकिस्तान में रह रहे। आप हिंदुस्तान में ही है। हमको ऐसा लग ही रहा हिंदुस्तान में ही है, क्योंकि अधिकांश यहाँ जितने घर दिख रहे हैं आप, यहाँ पे अधिकांश लोग पलायन करके चले गए। ये देखिए कैसा जलाया है। महू दंगे के बाद ये हिंदुओं का दर्द है। जले हाथ, जली दुकानें, दहशत भरे चेहरे, लेकिन इससे भी चौंकाने वाला सच FIR में सामने आया, जिसके मुताबिक दंगाइयों ने जुलूस निकाल रहे लोगों से कहा था, हमने तो पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। तुम चिल्ला चिल्ला कर जश्न मनाओगे तो आज तुम्हारा इलाज कर देंगे। तुम आज बच गए, आइंदा हमारे सामने से गुजरे, जुलूस निकाला तो तुम्हें खत्म कर देंगे। हालांकि सफाई में मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद पर पहले सुतली बम फेंके गए, लेकिन जी न्यूज की पड़ताल में दावों की पोल खुल गई। यहाँ जिसको घेर लिया था उसमें या उसके साथी ने यहाँ बम मारा था। बट भाई क्यों घेर लिया? इसीलिए तो कि उसने मस्जिद पर बम मारा। उसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? बम फेंका था। हाँ, सुतली बम फेंका है। सुतली बम फेंका तो उसका फुटेज दिखाओ ना। वो दिखा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उनके फुटेज में वो भी आएगा, सुतली बम की जगह पेट्रोल बम आएगा। नहीं फेंका। हम क्यों फेंकेंगे? इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि महू में PFI और सिमी के एक्टिव सदस्य होने का दावा किया जा रहा है। इसमें काजी जी भी सीमी से जुड़े हुए हैं। ये कहाँ से आ गई सीमी? ये सीमी है, यहाँ पे है, कागजों के तौर पे तो बंद है। बाकी भाई क्या हो रहा है? ये तो कह रहे हैं सिमी और PFI है। बिल्कुल बिल्कुल मिले हुए हैं साहब, सिमी और PFI। अरे भाई वो बैन हो गए कागजों पे प्रतिबंध। यहाँ से लोग पकड़ा चुके हैं सिमी और PFI के, और आज भी वो लोग जो पहले ठेला चलाते थे आज उनके घरों के बाहर 50-50 लाख रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या दंगे के पीछे प्रतिबंधित संगठनों का हाथ है? क्या PFI जैसे संगठन अभी जिंदा है? वहीं दूसरी तरफ मऊ हिंसा से जुड़ा एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें पूरे के पूरे दंगे का खौफनाक सच कैद है। और ये वीडियो बता रहा है कि कैसे एक खास जगह से भीड़ को बुलाया गया और फिर ये हिंसा भड़क गई। इंदौर के महू में जामा मस्जिद के सामने का ये वीडियो यहाँ भड़के दंगे की पूरी सच्चाई बयां कर रहा है। वीडियो उस समय का है जब हिंदुस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। वीडियो में साफ नजर आया कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद हाथों में तिरंगा लिए ये लोग जुलूस निकाल रहे हैं, और जैसे ही जुलूस जामा मस्जिद के सामने से गुजरा तभी अचानक एक शख्स मस्जिद के गेट के बाहर आकर दोनों हाथों से इशारा करता है, और शख्स का इशारा करने के कुछ ही सेकंड के बाद भारी संख्या में भीड़ बाहर निकलती और जुलूस पर हमला कर देती है।
देखिए कैसे ये भीड़ अचानक से उग्र हो गई। भीड़ ने जुलूस निकाल रहे लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद जश्न मना रहे लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। हिंसा के इस वीडियो में कुछ लोग नारेबाजी और पत्थरबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। वीडियो देखकर ऐसा लगा कि ये दंगा अचानक नहीं भड़का बल्कि पूरी साजिश के तहत हुआ। महू हिंसा की हकीकत बयां करते इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन था, क्या इसे पहले से ही प्लान किया गया था। प्रशासन अब इस वीडियो की जांच कर रहा है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की खिताबी जीत के बाद खूब बवाल मचा। इंदौर के महू इलाके में हुई इस हिंसा में अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं यहां हुई हिंसा से जुड़े कई और वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें महू की सड़कों पर भारी संख्या में उपद्रवियों की भीड़ नजर आई, जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और उन पर पथराव करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में नजर आया कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उपद्रवियों ने उसके साथ धक्का मुक्की की और खदेड़ दिया और फिर पत्थरबाजी करने लगे। भीड़ की पत्थरबाजी और तोड़फोड़ से इलाके में तनावपूर्ण हालात बन गए। उपद्रव इतना बढ़ गया कि डर के मारे लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। हालांकि रात की तस्वीरों में उपद्रवियों के चेहरे साफ साफ नहीं दिखे। वैसे भी इस उन्मादी भीड़ का चेहरा कब किसने देखा है। भीड़ के पथराव और हंगामे के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। इंदौर पुलिस दंगाइयों की पहचान करने में जोर शोर से जुटी है, तो वहीं हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की भी तैयारी है। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बना कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू पलामू में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया। अमन साहू पिछले 3 महीने से रायपुर जेल में बंद था और इसे पुलिस रिमांड पर झारखंड लाया जा रहा था। पलामू में गैंगस्टर अमन साहू का अंत भी ठीक वैसे ही हुआ जैसे यूपी के बिकरू में कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का हुआ था। विकास दुबे की ही तरह अमन साहू को भी पुलिस रिमांड पर लेकर आ रही थी। इसी दौरान पलामू में पुलिस का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद अमन साहू ने भागने की कोशिश की और गैंगस्टर विकास दुबे की तरह पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस की टीम स्कॉर्पियो गाड़ी में अमन साहू को लेकर चैनपुर थाना के अंधारी ढोला इलाके में पहुंची, अमन के गुर्गों ने पुलिस गाड़ी पर बम फेंक दिए। पुलिस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अमन साहू ने पुलिस जवान के राइफल को छीनकर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अमन साहू को मार गिराया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 जिंदा बम भी बरामद किए हैं। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बना गैंगस्टर अमन साहू रांची के मतबे गांव का रहने वाला है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था। अमन साहू ने साल 2013 में अपना गैंग बनाया था और उसके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर अमन साहू की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। किसी को भी घटनास्थल के नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा। सुरक्षा एजेंसियां घटना की कई पहलुओं से जांच कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या के बाद हड़कंप मच गया है। 3 लोगों ने जहरीला इंजेक्शन देकर उनकी हत्या की। पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उससे इस हत्या को संभल हिंसा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या के बाद सियासी गलियारों से लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी नेता की हत्या की गई, उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। पूरा मामला संभल के दबथरा गांव का है, जहां बीजेपी नेता को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल बीजेपी नेता गुलफाम यादव अपने घर के पास बैठे थे, तभी बाइक सवार 3 लोग उनके पास आए और तीनों बदमाश उनसे बात करने लगे। वो कुछ समझ पाते तब तक बदमाशों ने उन्हें जहरीला इंजेक्शन लगा दिया। आए, उनसे नमस्ते की, पैर छुए, बैठे, हालचाल पूछा, हालचाल जाना। उन्होंने देखा अकेले हैं, उनकी पत्नी पीछे कूड़ा डालने गई थी, ये देखा अकेले हैं, तो 2 लोगों ने कौलिया भर के, तीसरे ने इंजेक्शन, एक 20 ml की सिरिंज होती है, उसे इंजेक्शन पेट में लगा के। घर वाले उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अब परिजन आरोपियों का एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने मर्डर के पीछे बड़ी साजिश बताई है, लेकिन कोई कुछ साफ बोलने को तैयार नहीं। परिजनों को पुलिस कार्रवाई का इंतजार है। शक तो है, शक है, क्लियर भी है, लेकिन और प्रशासन सही मायने में जुटा रहा है कि कौन वास्तविक हत्यारे हैं। कभी हिंसा तो कभी मंदिर मस्जिद विवाद के चलते संभल कुछ वक्त से सुर्खियों में है। अब इस हत्याकांड को संभल हिंसा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ये हत्या संभल में हुए विवाद को लेकर की गई थी? ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस कार्रवाई के बाद ही सुलझा पाएंगी। और चलिए अब आपको बिहार के वैशाली से एक वीडियो दिखा देते हैं। ये बमबाजी का लाइव वीडियो है। बेखौफ बदमाशों ने एक प्राइवेट स्कूल में जमकर बमबारी की और पत्थरबाजी भी की। घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान करने वाली है। ये देखिए, कुछ बदमाश एक स्कूल पर बेखौफ होकर बम फेंक रहे हैं। इसी बीच एक बम बदमाशों के पास ही फट जाता है और फिर सब धुआं धुआं हो गया।
एक बार दोबारा देखिए, 5-6 बदमाश स्कूल पर बम फेंक रहे हैं, इन्हें कानून का भी डर नहीं है। अब जरा इस वीडियो का दूसरा एंगल भी देखिए। करीब आधा दर्जन बदमाशों का झुंड स्कूल पर पत्थरबाजी भी कर रहा है और तो और इन्हें कोई रोकने टोकने की भी हिम्मत नहीं कर रहा। घटना वैशाली के हथसारंगगंज ओपी NH-19 के पास स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की है, जहां बदमाशों ने जमकर बमबारी और पत्थरबाजी की। लेकिन ये घटना स्कूल के CCTV में कैद हो गई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले स्कूल से एक ड्राइवर को निकाला गया था। शायद उसी के सहयोगियों ने स्कूल पर पत्थरबाजी और बमबारी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जांच जारी है। बुरा न मानो, होली है, बस इसी का फायदा उठाकर बिहार के एक माननीय नेताजी होली का फुल आनंद लेते नजर आए। विधायक गोपाल मंडल पर होली की ऐसी खुमारी चढ़ी कि रोज उनके सुपरहिट वीडियोस अब वायरल हो रहे हैं। ये देखिए, होली के भोजपुरी गीत पर नेताजी मस्ती के मूड में हैं। पानी में बुन का टूट गए समर्थकों के साथ और प्रशंसकों के बीच माननीय विधायक जी ने अश्लील गाने पर ऐसे ठुमके लगाए कि मंच पर मौजूद लोग पानी पानी हो गए। पानी में बुन का टूट गए। इस दौरान विधायक जी नाचते और झूमते नजर आए और उनके साथ मौजूद प्रशंसकों ने भी जमकर मस्ती की। विधायक जी होली के रंग में इतने रंग गए कि वो ये भी भूल गए कि उनके मुंह से क्या शब्द निकल रहा है। लोग डांस करता है, डेली डांस करते हैं, डेली चुम्मा लेते गोपाल मंडल ने गान में पचपन किया, गोपाल ने डांस किया। अरे भाई, बच्ची को कैसे खुश करेंगे? अपने बच्चे को चुम्मा नहीं लेता है। दरअसल कल भी हमने आपको माननीय विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो दिखाया था, जिसमें वो महिला के साथ डांस करते हैं और उसके गाल पर नोट चिपकाते हैं। और अब विधायिका जी होली की ठिठोली के नाम पर अभद्र गाना गा रहे हैं। मौका नवगछिया में होली मिलन समारोह का था, जब मंच पर नेताजी ने सारी मर्यादा तोड़ दी। पानी में बुन का टूट गए। सरकार और प्रशासन एक तरफ होली में अश्लील गानों पर रोक लगाती है, तो वहीं विधायक जी मंच से बुरा न मानो होली है के नाम पर अश्लील गाना गाकर नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।